नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं वहां से 40 नंबर की GS लगभग लगभग पूछी जाती है, जो हमारे ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जितना अपर लेवल होगा फिर वैसे ही GS ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा GK और GS का क्वेश्चन। और देखिए, अभी बहुत सारे बच्चों ने क्या है अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, क्योंकि कोई नई विज्ञप्ति नहीं निकली है। परंतु देखिए, अभी जिस हिसाब से माहौल लग रहा है उस हिसाब से आप लोगों ने अभी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। क्योंकि देखिए, जल्दी ही क्या आ जा रहे हैं, हमारी विज्ञप्ति आ जा रही हैं और उसके 1 या 2 महीने बाद ही क्या हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम हो जा रहे हैं। तो इस लिहाज से आपने क्या करनी है, पढ़ाई अभी से ही शुरू करनी है। जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल है, SI है, और जहां तक है कनिष्ठ सहायक की भी आने वाली है। और गुप्त सूत्रों के साथ ये भी पता चला है कि जो है हमारे सहायक लेखाकार की भी आने वाली है। तो जितने भी सहायक लेखाकार वाले बच्चे देख रहे हैं वह भी क्या करें, अपनी तैयारी जारी रखें। क्योंकि विज्ञप्तियां आने वाली हैं अब, और जैसे ही विज्ञप्तियां आएंगी जल्द ही वह अपने एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा देंगे। तो तैयारी में बने रहें, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम टाइम पे तैयारी कंप्लीट रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के सवाल। तो आज की वीडियो का पहला जो सवाल है वह है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। देखिए, कोरियोलिस जो बल होता है वह होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। जैसे हमारी पृथ्वी है, सभी को पता है, यह अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती भी है, ऐसे घूर्णन करती है। तो बल के इस घुमाव के कारण ही एक बल उत्पन्न होता है, जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। और इसी बल के कारण जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, हमारा उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे जो है हवाएं दाएं तरफ, ठीक है, इस तरीके से, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं तरफ चलती हैं। ठीक है, अगर कभी पूछे एग्जाम में कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाएं हमेशा दाएं तरफ क्यों चलती हैं, तो किसके कारण चलती है, कोरियोलिस बल के कारण। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे घूमता है अपने ही अक्ष पे, तो जैसे जैसे वह घूमता है उसके हाथ अपने आप ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके हाथों का अपने आप ऊपर उठना ही वह क्या है, एक कोरियोलिस बल है। या फिर जैसे पृथ्वी घूम रही है और आपने देखा होगा समुद्र का पानी एकदम से चढ़ता है, तो वह भी बहुत हद तक किसका कारण है, कोरियोलिस बल का। या आप एक कटोरी में या थाली में पानी लें, उसको घुमाएं फिर कटोरी को, तो पानी क्या होगा, डगमगाएगा। वह किसके कारण है, हमारा कोरियोलिस बल के कारण। इसको हम एक और नियम से जानते हैं, नाम से इसको कहा जाता है फेरल का नियम, जो कि एस समान है। ठीक है, ऊपर की उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हमेशा कहाँ को, दाएं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हमेशा बाएं तरफ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर है अगला सवाल, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे। तो हाल ही में देखिए, T20 इंटरनेशनल में 3000 रनों का कीर्तिमान जो हासिल किया था, वह पहले खिलाड़ी बने थे विराट कोहली। और इन्होंने यह कीर्तिमान अपने नाम किया है, और यह किया था हमारा 14 मार्च को हुआ था। कई बार जो है हमारे पूछ लेता है कि या तो स्टेडियम पूछ लेगा या फिर जो अपोजिशन था उसका पूछ लेगा। तो अगर बात करें स्टेडियम की, तो यह स्टेडियम था अहमदाबाद का। ठीक है, अहमदाबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, और यह किसके खिलाफ खेला गया था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था, जिसमें इन्होंने 3001 रन का कीर्तिमान जारी किया। ठीक है, और कितनी पारियों में ये कीर्तिमान इन्हें हासिल किया, तो 87 पारियों में इन्होंने 3000 रन अपने क्या किए थे, कंप्लीट के लिए किए थे। ठीक है, तो ये थे क्या हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, इनको आप लोग नोट कीजिएगा, ताकि अगर कहीं से भी घुमा के सवाल आए तो आपके वहाँ पे सही होने चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो अंग्रेजी शासक थे उनके द्वारा भारत की शिक्षा के लिए भी कुछ बहुत कार्य किए गए थे। उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का
जो है आया था उसको कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले उस डिस्पैच में या किए गए थे। ठीक है, उस डिस्पैच के दौरान या उस डिस्पैच या रिपोर्ट को हम कहते हैं वुड का डिस्पैच। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वुड का डिस्पैच, क्योंकि वुड का डिस्पैच जो था अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था और इसमें इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे या जो है रिपोर्ट दी गई थी, जिससे क्या हुआ था कि उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। जैसे कि क्या हो गया, वुड के डिस्पैच में कहा गया कि पहली बार किसके बारे में बात की गई थी? महिला शिक्षा के बारे में लिखा गया था। ठीक है, या प्रावधान किया गया था महिला शिक्षा, और इन्होंने कहा था कि क्या तकनीकी शिक्षा भी दी जाए। ठीक है, जिससे क्या हो, यहाँ के जो लोग हैं वह तकनीक में भी अपना हाथ या अपना लोहा आजमा पाए। ठीक, फिर जैसे ही इसने एक और महत्वपूर्ण चीज़ कही थी, इसने जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण की भी बात की थी। और ये चीज़ें आज तक हम अपनी भारतीय शिक्षा में क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए इसको हमारा क्या शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वुड का डिस्पैच जो है यह आया गया था। ठीक है, और ये किस लिए आया गया था? हमारा मैकाले यूनिट आई थी इससे पहले शिक्षा के लिए ही, तो यह मैकाले यूनिट की समीक्षा करने के लिए आया था कि मैकाले यूनिट में क्या संशोधन किया जाए या क्या कमियां हैं। और इसके बाद इन्होंने अपनी क्या की थी? रिपोर्ट जारी की थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे चार्ल्स वुड। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से इसको क्या कहा गया? वुड का डिस्पैच कहा गया। ठीक है, तो ये थे क्या तीसरे सवाल के महत्वपूर्ण पॉइंट। फिर है अगला, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग हमेशा क्या होता है? नारंगी होता है। अब नारंगी होने के पीछे इसका कारण क्यों है? क्या है कि कई बार जैसे विमान दुर्घटना हो जाती है तो जो नारंगी रंग है वह और रंगों की अपेक्षा जल्दी दिखाई देता है, इसलिए इसका रंग हमेशा नारंगी होता है। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ब्लैक बॉक्स एक ऐसी तकनीक है जो क्या होता है, फ्लाइट के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको क्या करती है? पल पल की जो जानकारी है या पल पल के रिकॉर्ड हैं उनको अपने में संग्रहित करती है। इसीलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ही कोई फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होती है तो ब्लैक बॉक्स का पता करके हम उसमें क्या कर सकते हैं? पल पल के रिकॉर्ड जानकारी निकाल के उसको देख सकते हैं कि किस कारण ये विमान क्षतिग्रस्त हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, जैसे जो विमान है उसकी ऊंचाई कितनी थी या उसकी गति कितनी थी, ये रिकॉर्ड सारे कहाँ होंगे? ब्लैक बॉक्स में। या जो इंजन है वह किस समय वर्क कर रहे थे, किस समय काम करना बंद कर दिया उन्होंने, ये सभी जानकारी कहाँ संग्रहित होती है? ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, और ये ब्लैक बॉक्स कभी पूछ सकता है किस धातु का होता है? ये होता है टाइटेनियम धातु का, जो कि क्या ऊंचाई से गिरने के बाद या कोई दुर्घटना होने के बाद भी इसमें जो ब्लैक बॉक्स है वह सुरक्षित रहता है। और टाइटेनियम बॉक्स के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो यहाँ पे हमें राज्यसभा से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन सही है। ये भांग नहीं, भंग है। यह भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और चौथा है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होंगे। तो अगर बात करें हमारे राज्यसभा सदन की, तो राज्यसभा सदन जो है वह कभी भी भंग नहीं हो सकता, ये सही है। और इसी के साथ राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन, और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। इसी के साथ जो इसकी आयु है वह यहाँ पे न्यूनतम जो आयु वर्ष है वह 30 वर्ष है, ना कि 25 से कम। तो चौथा हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, ऐसे ही इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष ना होके
6 वर्ष का होता है, ठीक है। और 6 वर्ष का होने के बाद इसमें क्या होता है, प्रत्येक 1/3 यानी कि 2 वर्ष बाद क्या होगा, 1/3 लोगों का क्या होगा, कार्यकाल समाप्त होगा और यहाँ पे नवनिर्वाचन होगा, ठीक है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 लोग जाएंगे और 1/3 लोग अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा, ठीक है। और बात करें तो आयु 30 साल, इसीलिए इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है। और इसमें बात करें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250, पर वर्तमान में कितने हैं, 245, ठीक है। और इसी में 12 सदस्य जो हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और यह जो है वह क्षेत्रों से आते हैं, जैसे विज्ञान क्षेत्र हो गया, कला क्षेत्र हो गया, साहित्य क्षेत्र हो गया, या सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन क्षेत्रों से राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है। तो इसमें कौन कौन से गलत हो जाएंगे, एक तो क्या, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है और इसके सदस्यों की उम्र कम से कम 25 वर्ष होती है या 25 वर्ष से कम होती है, ये दोनों ही गलत हैं। तो हमारा पहला सही है, यह कभी भंग नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक 2 साल बाद तो नए सदस्य आ जाते हैं, इस तरीके से ये चलती रहती है, ठीक है। और चौथा क्या है, नहीं तीसरा, प्रत्येक सदस्य क्या है, प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही है। नीचे हमें कोड दिया गया था, हमने उस हिसाब से बताना था। फिर है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे हमें 4 घटनाएं दी गई हैं, हमने बताना है इसका अनुक्रम क्या होगा और नीचे हमें इसके उत्तर दिए गए हैं, सही अनुक्रम में लगाना है, ठीक है। तो बात करें अगर साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन जो आया था 1927 में आया था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और मार्ले मिंटो जो सुधार है वह 1909 में आया था। तो इस हिसाब से सबसे पहले क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, यानी कि तीसरा। फिर आएगा हमारा 1919 वाला मार्ले मिंटो सुधार, चौथा। फिर आएगा 1927 पहला, और फिर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन बी वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास सही आंसर होगा, ठीक है। फिर है भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है। अगर बात करें भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर की, तो यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पे ये क्या है, स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। और बात करें कभी कभार पूछ लेता है, अधिकांशतः पूछता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी नरसिंह देव ने, ठीक है। नरसिंह देव प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, कहाँ की थी, उड़ीसा के पुरी में। फिर है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था पूर्ण स्वराज का। यहाँ से इन्होंने कहा था कि हमें अब किसी भी प्रकार का लालच नहीं चाहिए या किसी पर भी प्रकार का लॉलीपॉप हम अंग्रेजों से स्वीकार नहीं करेंगे, हमें अब एक तरीके से चाहिए, वह है सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो 1929 में यह बात की गई थी और इसके उस समय के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो पूछ सकता है लाहौर अधिवेशन के जो हैं अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और इसी जो है अधिवेशन में कहा गया था कि अब हम किसकी मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और इसी के बाद इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर क्या किया थी, शपथ ली थी कि अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज ही बात करेंगे, ठीक है। तो कई बार ये नदी भी पूछता है, किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया था, तो रावी नदी के तट पर। फिर है चोल वंश का संस्थापक कौन था,
तो चोल वंश की बात करें तो चोल वंश 1850 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अस्तित्व में जब पांड्यों और पल्लवों के बीच युद्ध हुआ था, तो पांड्यों और पल्लवों के बीच युद्ध का लाभ उठाकर विजयालय ने क्या की थी, चोल वंश की स्थापना की थी और 1850 से 1870 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, फिर है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो बात करें अगर सौरमंडल में उपग्रह की, देखिए सौरमंडल में आपको पता है एक क्या है, सूर्य है, उसके बाद उसमें 8 ग्रह हैं। ठीक है, और इन 8 ग्रहों की जो परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं, हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, और जो चंद्रमा है वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, अब कई बार इस तरीके से सवाल पूछ देता है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है, और यह बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह है, और इसी के साथ सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसी के साथ यह हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और अभी इसी तरीके से अगला सवाल यह भी बन सकता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो डीमोस जो है सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, डीमोस सबसे बड़ा, गैनीमेड। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आता है इस तरीके से सवाल। और डीमोस की बात करें तो यह मंगल ग्रह का क्या है, उपग्रह है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और इसी के साथ अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।